दोस्तों, एक गांव में किशन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी तारा के साथ रहता था। तभी वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है, थोड़ी लकड़ियां बेचकर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। तारा, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। गांव वाले यही कहते हैं कि तुमसे खरीदने से अच्छा है वह खुद जंगल से ले आए। ऐसा लगता है कोई और काम ही सोचना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं। तारा बोलती है, आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? तो उसका पति बोलता है, मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से मैं कुछ धन जमा कर रहा था, जिससे मैंने आज तक का खर्च नहीं किया, ताकि जमींदार से खेत ले सकूं। मुझे लगता है अब खेती शुरू करनी होगी। तभी तारा बोलती है, जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं वो खेत कभी हमारा ही हुआ ही नहीं था। आपको लगता है कि ज़मींदार हमें वह वापस दे देगा? पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वह खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है। वो सारी ज़मीन हमारी है जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। तभी तारा का पति बोलता है, अब क्या बताऊं तारा, उस ज़मीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिताजी को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वह कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी ज़मीन जमींदार के पास चली गई। एक दिन सरपंच ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला। लेकिन वो भूतिया कुआं क्या है? तारा बोलती है, इस गांव में घना जंगल है, तुम कभी उस तरफ नहीं गई। उस जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाज़ें आती हैं। लोगों का मानना है कि उस कुएं में भूत है जो इंसानों की जान ले लेता है। जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है वह भूत उसे अपनी तरफ खींच लेता है, कुएं में धकेल देता है। सरपंच का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ था। मैं तो छोटा था। राधा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह। उस सरपंच और ज़मींदार को एक बच्चे भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। तो उसका पति बोलता है, वह बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी ज़मीन उसने हड़प ली। वह चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही ज़मींदार के पास जाता हूँ और उससे खेत खरीद लेता हूँ। इतना धन तो है कि यह खेत आ जाएगा। तभी किशन ज़मींदार के घर जाता है। तभी सरपंच जी, अरे आओ किशन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, लकड़ी की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरे नौकर जंगल से बहुत लकड़ी लेकर आए हैं। तो किशन बोलता है, नहीं ज़मींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ, खेत खरीदने आया हूँ। किशन बोलता है। तो ज़मींदार बोलता है, तेरे पास इतना पैसा है जो तू खेत खरीद सके? तो किशन बोलता है, हाँ है। देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। खेत तो मैं तुझे दे दूँगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूँगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए क्या इतने में हो जाएगा? तो ज़मींदार बोलता है, तू खेत खरीदने आया है यहाँ पे या राशन? इतने में तुझे खेत चाहिए? तभी किशन बोलता है, लेकिन मैंने आज तक यही सुना है कि एक खेत की कीमत तो इतनी होती है। मैंने बरसों से यह पैसे इकट्ठे किए ताकि मैं अपना खेत खरीद सकूं। तभी ज़मींदार बोलता है, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसे में खेत कैसे आएगा? चला जा यहाँ से और अपना धन ले जा। ज़मींदार जी, थोड़ी दया तो दिखाइए। जो धन मैं लेकर आया हूँ वह आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। जितना धन बाकी रह गया है मैं आपको फसल उगाकर लौटा दूँगा। क्या आप इतनी सी बात मान सकते हैं? मुझ पर थोड़ा विश्वास रखिए, मैं आपका सारा धन लौटा दूँगा। और फिर ज़मींदार बोलता है, पहले तेरा बाप कर्जा लेकर मर गया, उस वक्त तो हमारे पास वसूल करने के लिए ज़मीन थी, लेकिन अब तू देख ले, तू कर्ज अगर लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। फिर किशन बोलता है, नहीं नहीं, मैं खूब मेहनत करूँगा, फसल उगाऊँगा और आपका कर्ज लौटा दूँगा। आप बस मुझे खेत दे दीजिए। बार बार ज़मींदार को बोलने के बाद ज़मींदार बोलता है, अरे एक लकड़हारा
कब से खेती करने लगा, तू लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा कर, वही बहुत है। किशन बोलता है, अब लकड़ियाँ इतनी बिकती नहीं हैं, मेरे और मेरी पत्नी के भूखे मरने के दिन आ गए हैं, इसलिए अब मैं फसल उगाना चाहता हूँ और खेत में मेहनत करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए जमींदार जी। तभी बोलता है जमींदार, ठीक है, यह धन मुझे दे दे और उसके बाद भी बहुत धन बचता है जो तुझे लौटाना होगा। याद रखना किशन, तू मेरा कर्जदार है। किशन बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, मैं आपसे खेती करना चालू कर दूँगा। हाँ ठीक है, अब तू जा यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। और किशन अपने घर की ओर चला जाता है। जमींदार उसे खेत दे देता है। किशन खुशी खुशी घर पहुँचता है। तारा, बहुत बहुत मुबारक हो। तभी तारा बोलती है, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो आप, क्या आपका काम बन गया? किशन, हाँ तारा, ज़मींदार मान गया। क्या उन पैसों में अपने खेत खरीद लिया? क्या वह पैसे पूरे थे? नहीं तारा, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने ज़मींदार को किसी तरीके से मना लिया। अब हम ज़मींदार के कर्जदार हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है, फसल उगा के वो कर्जा तो मैं यूं ही चुका दूंगा, वो खेत हमारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ज़मींदार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तारा बोलती है, कहीं यह उसकी कोई चाल तो नहीं? तो किशन बोलता है, अरे तुम बहुत सोच रही हो तारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या ही चाल चलेगा भला, आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा, सीधी बात तो है, इसमें क्या सोचना। तभी तारा, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो, मैं खेत जा रहा हूँ, मैंने कुछ बीज बचा के रखे हैं, गेहूँ की फसल उगाऊंगा। किशन खेत में चला जाता है और खूब मेहनत करने लगता है। अब खरपतवार तो मैंने हटा दी, अब इस खेत को अच्छे से जोतता हूँ, फिर इसमें बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके फसल उग जाएगी मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। मैं इस फसल को अच्छी तरह से देख रेख करूँगा और ज़मींदार के कर्ज से मुक्त हो जाऊँगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, इसलिए तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब जल्दी से खेत में मेहनत शुरू करता हूँ। तभी चाची आ जाती हैं। अरे किशन, तू इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और ज़मींदार बहुत हल्ला करेंगे। तभी किशन बोलता है, अरे चाची, अब डरने की बात नहीं, मैंने यह खेत खरीद लिया है। चाची बोलती है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो तू खेत खरीद लिया? किशन, अरे चाची, बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से खेत खरीद लिया, लेकिन वह पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी ज़मींदार का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द से उन्हें लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ ताकि उसका पैसा लौटा सकूँ। तभी चाची बोलती है, बेटा, बरसों पहले तेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज इस कर्ज की वजह से ही तुम्हारी सारी ज़मीन सरपंच और ज़मींदार के पास है। बेटा, तू मेरी बात मान, जिसने भी उनसे कर्ज लिया है आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है, उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और गांव वालों की गरीबी के हिसाब से कोई उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है। तू मेरी बात मान ले, आखिरकार तूने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ज़मीन ले ली? तो किशन बोलता है, नहीं चाची, इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कर्ज लौटा दूंगा। ज़मींदार ने मुझसे अच्छे से बात की और उसने खेत भी बड़े प्यार से मुझे दिया और उसने कहा कि मैं कर्ज जल्दी ही लौटा दूँ और उसने कोई शर्त नहीं रखी। और चाची, तुम और तारा बहुत सोचती हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था, वह बात तो उस भूतिया कुएं की वजह से हुआ था। और चाची, तुम्हें याद है ना, सरपंच का खुद का बेटा इस कुएं में ही मर गया, उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली, वह तो उस भूत का काम है। ज़मींदार और सरपंच ऐसा नहीं कर सकते, जितना भला तू उन दोनों को समझता है उतने ही वो नहीं हैं। खैर, मैं चलती हूँ, तुझे जो ठीक लगे अपना कर। राधा चाची चली जाती है और किशन खेत में गेहूं के बीज डाल देता है। अब मैंने बीज तो डाल दिए हैं और मिट्टी अच्छे से मुलायम भी की है, अब घर की तरफ चलता हूँ, मेरी फसल अच्छे से उग जाएगी और सब बढ़िया हो जाएगा। तभी किशन अपने घर की ओर चल देता है
और फिर उसी पेड़ के नीचे उसे मिलता है सरपंच। अरे किशन, कहाँ जा रहे हो? किशन बोलता है, अरे सरपंच जी प्रणाम, बस अपने खेत जा रहा हूँ, आज गेहूँ की फसल बोकर आया हूँ। तो सरपंच बोलता है, तेरा खेत? लेकिन तेरे पास तो कोई खेत नहीं है, तेरी सारी ज़मीन तो मेरे और ज़मींदार के पास है, तू किस खेत की बात कर रहा है? तो किशन बोलता है, मैंने ज़मींदार जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल उगाऊंगा। तेरे पास इतना धन कैसे आया जो तूने खेत खरीद लिया? तो किशन बोलता है, सालों से कुछ धन इकट्ठा किया था सरपंच जी, लेकिन वो धन पूरा नहीं था। अब मुझे ज़मींदार का थोड़ा कर्ज चुकाना है, बस उसके बाद वो खेत मेरा हो जाएगा। ज़मींदार की बुद्धि घास चरने गई है। सरपंच बोलता है कि वो गांव वालों को उनकी ज़मीन वापस करने लगा है, उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी, वो ऐसा कैसे कर सकता है? किशन बोलता है, अरे सरपंच जी क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं किशन, मुझे कुछ काम याद आ गया, तू घर जा, मैं चलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ। दोनों अपने अपने जगह पे चले गए। किशन घर गया और सरपंच ज़मींदार के घर जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद बोलता है, अरे ज़मींदार, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? तो उसने बोला, मेरे जिगरी दोस्त क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? क्या हो गया? तूने किशन को उसका खेत वापस दे दिया? तूने ऐसा क्यों किया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और उसका खेत उसे वापस दे दिया। अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? गांव वालों को मैं उनकी ज़मीन मुफ्त में थोड़ी न लौटाऊंगा। किशन थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका खेत दे दिया, पर उसे कर्ज में डाल दिया। क्या मतलब? अरे उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन के बाद मैं ज़मीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है, मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूँगा। वो खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है, तुम चिंता मत करो, समझे मेरे दोस्त? मेरे पास योजना है। फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ और तुम उससे अपना ज़मीन और पैसा दोनों ले लेना, यकीन करो मुझ पर। तभी किशन तारा के पास, अरे तारा, मैं फसल बीज बोकर आया हूँ, अब हमारे घर में खुशहाली बहुत जल्दी आएगी, देखना मैं एक बहुत अच्छा किसान बनूँगा। तारा बोलती है, अरे हाँ हाँ किसान तो तुम बनना है, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। राधा चाची कह रही थी कि उनके पड़ोसन को लकड़ी चाहिए, वो थोड़ी बीमार है इसलिए वो जंगल नहीं जा सकती, ना तो थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। किशन बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जंगल जाता हूँ, रात होने ही वाली है, उससे पहले लकड़ी लेकर आता हूँ, लकड़ी से थोड़ा पैसे मिल जाएंगे और फिर घर खर्च भी हो जाएगा। किशन जंगल चला जाता है और वह मन ही मन सोच रहा था, जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ पिताजी की बहुत याद आती है। सबको लगता है मैं पिताजी को भूल गया, लेकिन मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अब तो गांव वाले उनके बारे में भूल ही चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर यह रास्ता उस कुएं की तरफ जाता है जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। काश मैं अपने पिताजी से आखिरी बार मिल सकता, उन्हें एक बार देख पाता तो कितना अच्छा होता। खैर लकड़ी लेकर चलता हूँ, लकड़ी बेचनी भी तो है। लकड़ी राधा चाची के घर ही रख देता हूँ, अब तो खुद ही अपने पड़ोसन को दे देंगी। राधा चाची देखो, मैं लकड़ी ले आया हूँ, तुम अपनी पड़ोसन को दे देना। तभी राधा चाची, अरे किशन, अपने पैसे भी ले जा, उसने पहले से ही मुझे देकर रखे थे। तुम्हारा भला हो चाची, अब थोड़ा सा अनाज तो इसमें आ ही जाएगा। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, ठीक है, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। और किशन अपने घर चला जाता है। तारा बोलती है, आओ आओ, आज आपने खूब काम किया है, मैंने खाना तैयार कर रखा है, आप बैठो और खाना खाओ। और फिर किशन बैठकर खाना खाने लगता है, अपनी पत्नी से बोलता है, वाह वाह पत्नी हो तो ऐसी, खाना बहुत अच्छा बनाई है, अब तुम आराम से खाओ और मैं जा रही हूँ अपना काम करने। तभी किशन बोलता है, तारा आज मैं बहुत खुश हूँ, खेत भी मिल गया, मैंने फसल भी बो दी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुमको मैं रानी बनाकर रखूँगा। तारा बोलती है, ख्वाब अच्छा है लेकिन कहीं टूट ना जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, कुछ ऐसा नहीं होगा, हमारी फसल अच्छे से उगेगी और हमारा कर्ज भी
उतर जाएगा और हम भी अच्छे से कमाने खाने लगेंगे। तारा बोलती है चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, अब थोड़ा आराम भी कर लो। और किशन आराम करने चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और किशन के खेत में फसल लहराने लगती है और उसका खेती बहुत ही अच्छा होता है। फिर सरपंच और जमींदार दोनों आपस में बात कर रहे थे। देख रहे हो सरपंच, किशन के खेत में कैसी फसल आ गई है। अब समय आ गया है उसे याद दिलाने का। कर्ज के बारे में अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। वो खेत वापस ले लो, नहीं तो वो गरीब लकड़हारा अब अमीर हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी जमींदार और सरपंच दोनों गांव की तरफ जाते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, देखो यह क्या हो गया। सरपंच जी, जमींदार जी, आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं? वो किशन भी घर के अंदर है। अरे राधा, तुम्हें क्या बताएं, यह किशन तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। हमारी इजाज़त के बिना हमारे खेत पर फसल बो डाली। अब बताओ तुम लोग हम क्या करें? ऊपर से हमारा कर्जदार भी है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? तभी किशन बोलता है, अरे सरपंच जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पैसे दिए हैं और बाकी के पैसे देने वाला हूँ। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास? तूने पैसे दिए हैं मुझे? तूने उस दिन मुझसे पैसे लिए थे और इतना सारा कर्ज लेकर उसके बाद तू मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वो खेत हमारा है और वह फसल भी, समझा? अब गांव वालों के पास झूठी कहानी बना रहा है कि तूने वो खेत खरीदा है। तू तो मुझसे पैसे उधार लेकर आया था, क्योंकि तेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। मुझे वो पैसे लौटाने होंगे तुझे। वो खेत पहले ही मेरा है। जमींदार जी, आप क्या कहानी बना रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए हैं? मैं तो आपसे खेत लेने गया था। यह हमारी बात हुई थी। फसल उगने के बाद मैं सारा कर्जा वापस कर दूंगा। देखो देखो देखो, यह कितना झूठ बोल रहा है। गांव के एक इज्जतदार आदमी को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। बताओ गांव वालों, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गांव वालों, इसे खूब मारो। तभी राधा बोलती है, नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, इसे कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा मत करो, तुम अपना खेत रख लो और हम तुम्हारा कर्ज भी लौटा देंगे। लेकिन तारा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। भगवान के लिए अभी आप चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ। तो तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी? ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं। तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनेगी, घर का सारा काम करोगी और साफ़ सफाई करोगी और हमारे लिए खाना भी बनाओगी। और यह सब काम हो जाए तो तभी तुम घर लौटोगी। तारा बोलती है, हाँ मुझे सब मंजूर है, पर मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करो। देख लिया किशन, कर्ज लेने का नतीजा। अब तेरी बीवी हमारे यहाँ नौकरानी बनेगी। सब तमाशा करने के बाद सरपंच और जमींदार वहाँ से चले जाते हैं। तारा बोलती है, आप उठिए और घर के अंदर चलिए, बहुत तमाशा हो गया। गांव वालों, तुम सब भी अपने घर जाओ। और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तारा घर के अंदर आती है और किशन दोनों आपस में बात करते हैं। तारा, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। कहाँ मैं तुम्हें रानी बनाने के सपने देख रहा था और कहाँ यह सब हो गया। मुझे जैसा पति तो तुम डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि जमींदार और सरपंच ये दोनों भरोसे के लायक नहीं हैं। तभी राधा चाची आ जाती है। हाँ बेटा, मैंने भी तुझे यह बात कही थी। देख ले, आज उन्होंने अपनी चाल चल ही दी। वो हमेशा से गांव वालों को ऐसे ही लूटते आए हैं और तेरे साथ भी आज उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने तेरे पैसे भी रख लिए, तुझसे खेत भी छीन लिया और तेरी फसल भी, ऊपर से तुझे और कर्जदार भी डाल दिया। पैसे लेने का झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया, तुझ पर ही सारा थोप दिया। तभी किशन बोलता है, भगवान, आखिरकार मैंने यह सब पहले क्यों नहीं सोचा। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तारा बोलती है, हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक करोगी तारा? तुम्हें जाकर उनके घर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। तभी हमारा कर्ज उतरेगा और वो लोग तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी किशन सोचता है, अगर बात मेरी जान की है तो फिर उसका उपाय है। आज रात जब तारा सो जाएगी, मैं कुएं के पास जाऊंगा। जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो
गांव वाले तारा पर ज़रूर तरस खाएंगे और कर्ज भी माफ़ कर देंगे। तारा वापस आने का नाम नहीं लेगी और अपने मायके चली जाएगी। मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर जब तारा सो जाती है तो किशन उसी कुएं के पास चला जाता है। चीते जी, मैं पिता के साथ तो नहीं रह पाया, लेकिन अब हमारी मृत्यु एक ही जगह पर होगी। हम दोनों शायद मरने के बाद साथ रहेंगे। तारा के पिताजी उसे संभाल ही लेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूँगा, तारा मेरी वजह से सरपंच और ज़मींदार की गुलामी करती रहेगी। किशन कुएं के पास जाकर यही सब बोल रहा था, लेकिन मेरे मरने जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं उस कुएं के पास पहुंच गया हूं। कुएं आज मुझे भी खा ले, मुझे अब यह जीवन नहीं चाहिए। मैं थक गया हूं। गरीबी और कर्ज के बोझ से मेरी सांसें वैसे ही रुक गई हैं। तेरा भोजन बन जाऊंगा तो अच्छा होगा। तुम्हें किसने कहा? कुएं से आवाज़ आती है। मैं इंसानों को खाता हूँ। तुम सच में बोलते हो? किशन बोलता है, हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पूरा गांव यह बात जानता है कि तुम गांव के कई लोगों को खा गए हो। तुमने मेरे पिताजी को भी मार डाला है। तुमने सरपंच के बेटे को भी मार डाला है। तभी कुएं से आवाज़ आती है, आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपनी मर्जी से। मुझे भी खा लो, मेरी भी जान ले लो। किसी की जान नहीं लेता हूँ। कुआं बोलता है, मैंने किसी इंसान को नहीं खाया है। मैं चुपचाप इस कुएं में पड़ा रहता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए, मेरा बदला लेकर मुझे इंसाफ दिलाए। तभी किशन बोलता है, तुम कौन हो? क्या कोई भूत हो? आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए सब ने अलग अलग कहानी बनाई, लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है। आज तुम मुझे देख लो, मेरी कहानी भी सुनो। बेटा? कौन सा बेटा? तुम मेरे पिताजी हो और तुम कोई भूत नहीं हो? तुम्हारे अंदर कोई भूत है? बेटा किशन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह कैसे हो सकता है पिताजी? तुम तो एक परिंदे हो। जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो किशन बोलता है, अब यही अपनी कहानी सुना दो। तुम जानते हो कि मैं कर्ज से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तुम्हारी माँ को पहले ही ज़मींदार ने चाय में जहर देकर मार डाला था ताकि मैं अकेला हो जाऊं और तुम्हें पालने के लिए मैं कर्ज मांगूं। उसके बाद सरपंच और ज़मींदार दोनों मिल करके मेरी ज़मीन हड़प ली, यह कह कर कि मैंने इतने सारे कर्ज लिए हैं। सारी ज़मीन हड़पने के बाद उन्होंने मुझ पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया। मैंने उनके घर से सारे पैसे चोरी करने की कोशिश की। उसके बाद एक दिन मैं इस रास्ते से लकड़ी काटने जा रहा था। मौका पाकर ज़मींदार और सरपंच ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया। यह सारा दृश्य सरपंच के बेटे ने अपनी आँखों से देखा और कई दिनों तक सरपंच की उसके बेटे से लड़ाई चलती रही, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। उसने कह दिया था कि वह सारे गांव वालों को यह सच्चाई बता देगा कि ज़मींदार और सरपंच खूनी हैं और गांव वालों से उनकी सारी ज़मीन हड़पना चाहता है। सरपंच इतना लालची था कि उसका भेद खुल जाने के डर से अपने बेटे को भी मार डाला और इस कुएं में फेंक दिया। इसलिए उसकी लाश आज तक नहीं मिली। मेरे मरने के बाद मैं एक परिंदा बन गया और गांव के लोग मदद की गुहार लगाते रहे। जो भी यहाँ से गुजर रहा था मैं मदद मांगता, लेकिन सब डर के भाग जाते, क्योंकि सरपंच और ज़मींदार ने भूत की कहानी बना कर रखी थी। गांव में सुना दी। उन्होंने सबको झूठ कहा। कुएं में भूत है और जान लेता है, लेकिन वह भूत कोई नहीं है। जान लेने वाले वो दोनों खूनी हैं। मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, इतना सब कुछ हो गया। तारा और राधा चाची मुझे हमेशा कहते रहे कि सरपंच और ज़मींदार कुछ तो छुपा रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत किया है तुम्हारे पिता के साथ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अच्छा इंसान समझता रह गया। सच्चाई जानने के लिए बाद में मेरा खून खल रहा है। आप बताइए पिताजी, अब मुझे क्या करना होगा? आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं क्या करूं? बेटा, यहाँ पर बहुत सोने चांदी हैं, इसे तुम ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। गांव में यह बात फैला दो कि कुएं का भूत धनी बनता है। जो कोई भी उसके सवाल का जवाब दे सच्चाई से, उसे वह खूब धन देता है। बस यह बात सरपंच और मुखिया के पास जानी चाहिए।
ज़मींदार तक पहुंच जाए, उसके बाद उनका लालच उन्हें यहाँ खींच लाएगा। तुम्हें गांव वालों को भी इकट्ठा करना होगा। और किशन यह सब सुन कर के चला जाता है। फिर अगले दिन सरपंच और मुखिया के कान में भी यह बात जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं, वहाँ से धन इकट्ठा करके लाना होगा। सुना है वहाँ सोने के भंडार हैं, बस सिर्फ कुएं के सवाल का जवाब ही तो देना है। क्या तुम्हें लगता है कि किशन सच बोल रहा है? और क्या लकड़हारे के पास इतना सोना कैसे आया? हाँ, वो सारे गांव में बांट रहा है। वह सही बोल रहा है। बस रात होने वाली है और हमें उस कुएं के पास जाना चाहिए और कुएं में जो भी धन है उसे ले लेना चाहिए। बस जिन्न से सवाल ही तो पूछना है, गांव वालों को कुछ न पता चले। तभी तारा और वो चाची दोनों आपस में बात करती हैं। तुम्हारी योजना सफल हो गई किशन, गांव वालों को बता देते हैं और कुएं के पास इकट्ठा होने के लिए कह देते हैं। आज इन दोनों की असलियत सब देखेंगे। जब से किशन ने मुझे सब सच बताया है, तब से मेरी नफ़रत उन दोनों के लिए और बढ़ गई है। मुझे सही लगा, यह बात बिल्कुल सही है। चलो आज रात को कुएं के पास इकट्ठा होना। मुझे अनाथ करने वालों को आज सज़ा मिलकर रहेगी। कुएं अपना सवाल पूछ और धनवान बना। हाँ हाँ ज़रूर, तुम लोग आओ, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है और अगर मुझे सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें खा लूँगा। हाँ पूछो। झूठा क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहाँ मार कर फेंका था। अरे तुझे क्या छुपाना, यह बात सच है। हमें उसकी ज़मीन चाहिए थी और इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और उसके बाद उसे मार कर कुएं में फेंक दिया। हम तो बस ज़मीन लेना चाहते थे, वो सीधे तरीके से नहीं दे रहा था। हमारी इसमें क्या गलती है? और फिर उसे मैंने मार के फेंक दिया। सुन लो गांव वालों, दो खूनी आज अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। किशन बोलता है। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार कर फेंक दिया। सरपंच ने अपने बेटे को मार दिया और कुएं में भूत के नाम पर उसे कुएं में भेज दिया और पूरा हल्ला किया कि भूत ने खा लिया। जिसकी आवाज़ कुएं से आती है वह कोई और नहीं, मेरे पिता हैं। गांव वालों, इन लोगों का काला चिट्ठा आज सबके सामने आ गया। इस कुएं में कोई भूत नहीं है, इस कुएं में मुझे मारकर फेंका गया था। इन दोनों ने मुझे मारा था और मेरी पत्नी को भी। तुम सबकी ज़मीन इन लोगों ने धोखे से छीन ली और मुझे कर्ज से के जाल में फंसा दिया। मेरे बेटे के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इन दोनों को मुझे सज़ा देनी होगी। यह दोनों ना तो जीने के लायक हैं और ना ही माफ़ी के। इनकी सज़ा यही है कि इसी कुएं में इन्हें भी धकेल दिया जाए और हम गांव वालों का यही फैसला है। आज मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी, किशन बोलता है, और सभी गांव वालों को भी तुम जैसे दुष्ट से छुटकारा मिलेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद, अगर तुमने यही तय किया है तो फिर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। यह काम मैं ही कर दूंगा, मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। कुआं बोलता है, लेकिन उससे पहले मैं पूरे गांव वालों को धनवान बनाना चाहता हूँ। इस कुएं में बहुत सारे धन है। आस पास की ज़मीन तुम लोग जब खोदोगे तो यहाँ तुम्हें भर भर कर सोना मिलेगा और तुम लोग सब अपना अमीर बन जाओ, जिससे तुम सभी लोग धनी हो जाओगे। और मेरे बेटे किशन का हमेशा ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। और दोनों सरपंच और ज़मींदार दोनों को कुएं में खींच लेता है और गांव वाले आसपास की ज़मीन की खुदाई करना चालू कर देते हैं और सबको खूब धन मिलता है। गांव वाले किशन को गांव का सरपंच बना देते हैं। किशन के पिता की एक मूर्ति गांव में लगाई जाती है, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। इस तरह से किशन अपने पिता को मुक्ति दिलाने में सफल रहा और सरपंच और ज़मींदार के प्रकोप से गांव वालों को बचाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।